हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं साक्षरता परीक्षा जो 22 सितंबर 2024 को होना है और इसके संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं और जिसमें संपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है। तो साथियों, वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। आपको संपूर्ण जानकारी विस्तृत रूप से मिलने वाली है। उसमें अनुवीक्षण पत्रक दिया गया है, साथ ही पंजीकरण प्रपत्र दिया है। इनको किस प्रकार से भरना है ये भी हम इसमें वीडियो में देखने वाले हैं। और कौन कौन से असाक्षर साथी है जिन्हें सम्मिलित किया जा सकता है, यानी परीक्षा में कौन कौन सम्मिलित होंगे। इसके अलावा डाटा संकलन प्रपत्र है, यानी जो रिजल्ट शीट है उसके संबंध में जानकारी दी गई है। मूल्यांकन कार्य किस प्रकार से करना है, पढ़ना लिखना के अंतर्गत, संख्यात्मकता के अंतर्गत कितने नंबर पे असाक्षर साथी को पास किया जाएगा, कितने नंबर होना चाहिए और कितने नंबरों का यह पेपर में पूर्णांक होगा। और जो परीक्षा है 22 सितंबर 2024 को होना है, उसमें जो परीक्षा का समय है सुबह कितने बजे से शाम को कितने बजे तक रहने वाला है और इस परीक्षा के प्रभारी है जो नोडल अधिकारी है वो कौन रहेंगे और परीक्षा केंद्र किस स्तर पर निर्धारित होंगे, परीक्षा केंद्र कहाँ पर होंगे। इस प्रकार से फ्रेंड्स इन सभी विषयों पर पत्र में विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की गई है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स, स्टडी मोटिवेशन एवं गवर्नमेंट जॉब संबंधी साथ ही एफएलएन संबंधी समस्त प्रकार की जानकारी की अपडेट को तुरंत पाने के लिए फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड्स, अब हम उस पत्र को देख लेते हैं जिसमें राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा इन सभी बातों पर विस्तृत एवं पूर्ण जानकारी प्रदान की गई है। तो इसी क्रम में साथियों आप देख सकते हैं वह पत्र है जिसमें आप देख सकते हो लिखा हो कि अति आवश्यक, यानी फ्रेंड्स बहुत ही आवश्यक पत्र और बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र है और राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा 29/8/2024 को जारी किया गया। और अब इसकी बात करें तो प्रति में आप देख सकते हैं यह पत्र समस्त कलेक्टर महोदय मध्य प्रदेश के नाम से जारी किया गया है। और आप विषय में देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम अंतर्गत दिनांक 22 सितंबर 2024 को मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता मूल्यांकन परीक्षा आयोजित करने विषयक, यानी फ्रेंड्स जो 22 सितंबर को एग्जाम होना है, असाक्षरों की एग्जाम होना है, उसके संदर्भ में इसमें संपूर्ण जानकारी यहाँ पे प्रदान की गई है। और संदर्भ में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक पत्र दिया गया है कि अवर सचिव भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय और यह दिनांक 19 अगस्त 2024 को जारी किया गया है। इसी क्रम में विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करना चाहें प्रति संलग्न है, यानी फ्रेंड्स ये पत्र आपको भी प्राप्त हो गया होगा और नहीं प्राप्त हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम पीडीएफ के माध्यम से इसको जोड़ने का प्रयास करेंगे जिसमें प्रति संलग्न की गई है। प्रदेश में साक्षरता दर बढ़ाने हेतु भारत सरकार के निर्देशानुसार संचालित उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम अंतर्गत दिनांक 22 सितंबर 2024 को मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जाना है। परीक्षा के आयोजन के निर्देश पत्र के साथ संलग्न है, यानी ये जो पत्र दिया गया है फ्रेंड्स इसके संबंध में इसके साथ में संलग्न है। आगे देखेंगे तो परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र एवं नामांकन प्रपत्र का मुद्रण जिला प्रशासन या जिला स्तर पर अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा की अनुमोदित दरों पर कराया जाएगा। नामांकन प्रपत्र के साथ में संलग्न है एवं प्रश्न पत्र भारत सरकार से प्राप्त होते ही जिलों को मुद्रण हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। फ्रेंड्स इसमें दिया गया है कि जैसे ही भारत सरकार से प्राप्त हो जाएगा प्रश्न पत्र वैसे ही जिलों को मुद्रण हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। और उसके बाद में हमें किस माध्यम से और कब यह मिलना है इसकी भी जानकारी हम देखने वाले हैं, यानी जो प्रश्न पत्र है वो किस प्रकार से मिलना है। तो इसी क्रम में फ्रेंड्स हम जब आगे बढ़ते हैं तो आप इधर देख सकते हैं कि नीचे महत्वपूर्ण निर्देश के रूप में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे आवश्यक निर्देश। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम अंतर्गत राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण एवं NIOS के माध्यम से आयोजित मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता मूल्यांकन परीक्षा दिनांक 22 सितंबर 2024 हेतु आवश्यक निर्देश, यानी फ्रेंड्स NIOS के माध्यम से परीक्षा आयोजित होती है। और आप सभी जानते हैं कि जो पूर्व में एग्ज़ाम दी थी उन साथियों की रिजल्ट शीट भी प्राप्त हो गई और वो रिजल्ट शीट दिल्ली से प्राप्त हुई है। इस प्रकार से फ्रेंड्स जो भी असाक्षर साथी एग्ज़ाम देता है उसको प्रमाण पत्र रिजल्ट शीट प्राप्त होती है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन है जो इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं उसके संबंध पे यहाँ पे विस्तृत जानकारी दी गई है। तो आप देखेंगे तो नंबर 1 में दिया गया है कि परीक्षा
में सम्मिलित होने वाले शिक्षार्थियों की पात्रता, यानी उनकी पात्रता क्या होना चाहिए, कौन कौन इसमें सम्मिलित होंगे। तो बिंदु क्रमांक 1 देखेंगे तो नव साक्षर, यानी जो नए साक्षर है उनके संबंध में दिया गया है कि वह शिक्षार्थी जो उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम अंतर्गत सर्वे के द्वारा चिन्हांकित किया गया हो तथा अक्षर साथियों के द्वारा नामांकन किया जाकर साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा IPCL पद्धति से तैयार की गई उल्लास अक्षर पोथी प्रवेशिका से अध्ययन कार्य किया हो। इस प्रकार से बिंदु नंबर 2 की बात करें तो पूर्व के नव साक्षर, नंबर 2 में दिया गया है कि साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित कक्षाओं में वे शिक्षार्थी जिन्होंने प्रवेशिका पूर्ण कर अंतरिम मूल्यांकन में सफलता अर्जित की हो किंतु प्रमाणीकरण नहीं किया जा सका हो, वे इस मूल्यांकन में शामिल किए जा सकते हैं। यानी फ्रेंड्स, जो जिन्होंने पहले परीक्षा दी है किंतु उन्हें प्रमाणीकरण के रूप में कोई पत्र नहीं मिला है या फिर प्रमाण जो अंक सूची सा प्रमाण पत्र होता है वो ना मिला हो, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अगले बिंदु की बात करें तो ऐसे व्यक्ति जो पूर्व में शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं किंतु उनके पास किसी प्रकार का प्रमाणीकरण न हो, ऐसे व्यक्ति को प्रमाणीकरण हेतु इस परीक्षा में शामिल किया जा सकता है किंतु उनकी उम्र 15 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। यानी फ्रेंड्स, बिंदु नंबर 3 में दिया गया कि जो असाक्षर या जो व्यक्ति 15 वर्ष से अधिक का है किंतु उसके पास में रिजल्ट नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, अंक सूची नहीं है, उस व्यक्ति को भी इसमें शामिल किया जा सकता है ताकि उनको प्रमाण पत्र प्रमाणीकरण प्राप्त हो सके। नंबर 4, ऐसे असाक्षर जिनमें यूनेस्को की परिभाषा अनुसार मुद्रित एवं लिखित सामग्री का उपयोग करके पहचानने, समझने, व्याख्या करने, बनाने, संवाद करने और गणना करने की क्षमता नहीं है। फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप देख सकते हो यहाँ पे जो लास्ट में दी गई है ये असाक्षरों से संबंधित परिभाषा है, यानी किस किस व्यक्ति को हम शामिल इसमें कर सकते हैं। तो इसमें स्पष्ट रूप से किया गया है कि जो मुद्रित एवं लिखित सामग्री रहती है, छपी हुई जो सामग्री रहती है, लिखी हुई जो सामग्री रहती है, किसी के द्वारा लिखी हुई रहती है, उसको पहचानने, समझने और उसकी व्याख्या करने, यानी उसको समझाने और या फिर उसको बनाने से तात्पर्य उसको लिखने में, और साथ ही उसके बारे में बात करने, संवाद करने में, या गणितीय है तो उसकी गणना करने में वो असमर्थ रहता है, यानी उसकी गणना करने की या संवाद करने की क्षमता नहीं होती है, उन सभी व्यक्तियों को असाक्षर के अंतर्गत लिया गया है। इस प्रकार से यूनेस्को की यह परिभाषा है। फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि कौन कौन साथी इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देखेंगे तो जिला स्तर पर प्रश्न पत्र एवं नामांकन पत्र का मुद्रण होगा, उसकी विस्तृत जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है, आप देख सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार से हमको मिल जाएगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक बिंदु दिया गया है जिसके अंतर्गत दिया गया है कि विकासखंड स्तर पर यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि बैठने वाले शिक्षार्थियों की संख्या के मान से पेपर उपलब्ध हो। साथ ही दिनांक 20/9/2024 यानी 20 सितंबर 2024 को जन शिक्षक आबलिक किसी अन्य माध्यम से परीक्षा केंद्र तक शाम 3 बजे तक प्रश्न पत्र पहुँच जावे, जन शिक्षक को नियमानुसार यात्रा देख की पात्रता होगी। यानी फ्रेंड्स 20 सितंबर 2024 तक जन शिक्षक या किसी अन्य माध्यम से शाम 3 बजे तक जो परीक्षा केंद्र है वहां तक प्रश्न पत्र पहुँच जाएंगे। यानी इस प्रकार से जो परीक्षा केंद्र प्रभारी है उन साथियों को प्राप्त हो जाएंगे। इसी क्रम में फ्रेंड्स अगले बिंदु पे आप देखेंगे तो परीक्षा केंद्र संबंधी दिया गया है कि परीक्षा केंद्र शासकीय विद्यालय आबलिक पंचायत भवन आबलिक सामाजिक चेतना केंद्र होंगे, जो कि उपलब्ध सुविधाओं पर निर्भर करेगा। फिर आगे देखेंगे तो मूल्यांकन के लिए कितनी भी संख्या में दिनांक 22/9/2024 तक परीक्षार्थी पंजीयन करा सकते हैं। यानी फ्रेंड्स इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है कि 22 सितंबर 2024 तक हम कितने ही अक्षर साथियों का पंजीयन कर सकते हैं, परीक्षा के लिए उनका पंजीयन हो सकता है। तो साथियों अभी तक पंजीयन नहीं हुआ हो तो 22 सितंबर 2024 तक का समय, तब तक हम अधिक से अधिक साथियों का पंजीयन कर सकते हैं। अगले बिंदु की बात करें तो शासकीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक आबलिक प्राचार्य परीक्षा केंद्र प्रभारी होंगे। यानी फ्रेंड्स यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि कौन होंगे परीक्षा केंद्र प्रभारी, कौन होंगे नोडल। तो यहाँ पे दिया गया है कि जो प्रधानाध्यापक है विद्यालय के, संबंधित विद्यालय के या फिर प्राचार्य है वो होंगे, और परीक्षा आयोजन के साथ जुड़ी समस्त गतिविधियों अधिकारी होंगे। प्रधानाध्यापक आबलिक प्राचार्य ही नोडल अधिकारी द्वारा परीक्षा में सम्मिलित सभी परीक्षार्थियों का RSK पोर्टल आबलिक NILP ऐप में पंजीयन किया जाए। यानी फ्रेंड्स इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो पंजीयन है वो किस प्रकार से होगा, इससे रिलेटेड वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। और NILP ऐप में किसी प्रकार समस्या आती है उसमें किस प्रकार से समाधान करना है, किस प्रकार से पंजीयन करना है, समस्त जानकारी से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा साथियों आपको।
और इसी क्रम में हम आगे देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है कि संबंधित सामाजिक चेतना केंद्र में उपलब्ध साक्षरता पंजी में सम्मिलित हो रहे परीक्षार्थियों की जानकारी दर्ज करें, यानी वहाँ पे जो पंजी है उस पंजी में इससे संबंधित जानकारी दर्ज करना है। और लास्ट का बिंदु आप देखेंगे तो जिसमें बैठक व्यवस्था से संबंधित जानकारी दी गई है कि बैठक के उपयुक्त प्रबंधन के साथ साथ अन्य प्रबंधन जैसे पीने का पानी, टेबल कुर्सी, फर्श, टाट पट्टी आदि की व्यवस्था की जावे। और परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका के साथ नीला बाल पेन अनिवार्यतः प्रदान किया जावे। और आगे दिया गया कि प्रयास यह होना चाहिए कि परीक्षार्थी जमीन पर बैठकर परीक्षा ना दे, उनके लिए हर संभव टेबल कुर्सी की व्यवस्था कराई जाए। इस प्रकार से फ्रेंड्स आपने देखा कि इसमें संपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है। अब इसी क्रम में हम बात कर लेते हैं कि जो उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन है वो किस प्रकार से होना है और कौन कौन इसमें पर्यवेक्षण का कार्य कर सकते हैं। तो आप देखेंगे नंबर 3, पंचायत स्तर पर स्थित माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक आबलिक प्राचार्य द्वारा निरीक्षण का कार्य किया जाएगा। उसी दिन परीक्षा के उपरांत परीक्षा केंद्र प्रभारी उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षा केंद्र स्तर पर ही मूल्यांकन कार्य अनिवार्यतः कराएंगे। इसी क्रम में बिंदु 1 देखेंगे तो मूल्यांकनकर्ता तीनों भागों के प्रत्येक भाग अंकों को प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ और अंक सूची में भरेंगे। इस प्रकार से देख सकते हैं आप कुल मूल्यांकन 150 अंकों का होना है, जिसमें पढ़ना 50, लिखना 50 और गणित 50 अंक का हुआ। इस प्रकार से आगे देखेंगे तो प्रत्येक विषय में 33% या उससे अधिक अंक प्राप्त होने पर ही परीक्षा में उत्तीर्ण माना जाएगा। यानी फ्रेंड्स 3 विषय दिए गए, यानी प्रत्येक विषय में पढ़ना, लिखना एवं गणित में 33% या उससे अधिक अंक प्राप्त होने पर ही उसे उत्तीर्ण माना जाएगा। और उसी दिन उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन होना और पृष्ठों पर तथा अंक सूची में यह अंक भरना है। अगले बिंदु की हम बात करें तो साथ ही भारत सरकार द्वारा विद्यार्थियों के लिए कुल 5 अंकों का ग्रेस देने हेतु प्रावधान किया गया है। यदि किसी विद्यार्थी द्वारा उक्त तीनों भागों पढ़ना 50, लिखना 50 एवं गणित 50 में 33% से कम अंक प्राप्त किए जाते हैं तो उक्त 5 अंकों को एक से अधिक भागों में विभाजित करते हुए 5 अंक ग्रेस मार्क्स दिए जा सकेंगे। इन विद्यार्थियों को भी परीक्षा में उत्तीर्ण माना जाएगा। यानी फ्रेंड्स इसमें दिया गया है कि 5 अंक ग्रेस दिए जा सकते हैं और फिर उसको उत्तीर्ण माना जाएगा। इसी क्रम में आप आगे देखेंगे तो 33% से कम अंक प्राप्त होने पर संबंधित के परीक्षा परिणाम में सुधार की आवश्यकता है, यानी नीड टू इम्प्रूवमेंट लिखा जाएगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश है। अगला बिंदु उत्तर पुस्तिकाओं को सील बंद कर अंक सूची सहित विकासखंड साक्षरता मिशन समिति कार्यालय में उसी दिन जमा करेंगे। अब परीक्षा कक्ष और पर्यवेक्षण की बात करें तो परीक्षा केंद्र प्रभारी, अन्य शिक्षकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा तथा पंचायत सचिव जैसे व्यक्तियों की सहायता से पर्यवेक्षण करवाएंगे। प्रत्येक 20 शिक्षार्थियों पर एक पर्यवेक्षक रहेगा और 20 से अधिक किंतु 40 से कम शिक्षार्थी पर 2 पर्यवेक्षण रहेंगे। और अब परीक्षा समय की बात करें तो परीक्षा का समय प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा तथा परीक्षा 3 घंटे की होगी। परीक्षा तिथि में परीक्षार्थी अपनी सुविधा अनुसार परीक्षा केंद्र आ सकता है। 9 साक्षरों को परीक्षा केंद्र पर लाने में अक्षर साथी, सामाजिक संस्था, वरिष्ठ नागरिकों, NSS, NCC, भारत स्काउट गाइड, नेहरू युवा केंद्र, जन अभियान परिषद, मुख्यमंत्री नेतृत्व विकास पाठ्यक्रम के छात्र छात्रों का सहयोग ले सकते हैं। यानी फ्रेंड्स इस प्रकार से इसमें दिया गया है कि कौन कौन साथी है जिनका हम सहयोग ले सकते हैं। इस प्रकार से मॉनिटरिंग एवं परिवहन की व्यवस्था भी यहाँ पे दी गई है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और डाटा संकलन प्रपत्र की बात करें तो आप बिंदु नंबर 5 देख सकते हैं जिसमें दिया गया है कि कब जमा करना है। तो नंबर 5 डाटा संकलन एवं डाटा प्रेषण, विकासखंड स्तर समन्वयक एवं विकासखंड सह समन्वयक साक्षरता, मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाएं एवं अंक सूची आबलिक रिजल्ट शीट संबंधित दस्तावेज दिनांक 24/9/2024 तक आवश्यक रूप से प्राप्त कर लेवे एवं समस्त उत्तर पुस्तिकाएं विकासखंड साक्षरता मिशन समिति कार्यालय में सुरक्षित रखी जाए। रिजल्ट शीट के कॉपी संबंधित परीक्षा केंद्र में रहेगी और परीक्षा परिणाम को आप देख सकते हैं www.rskmp.in पोर्टल या NILP-MPF मोबाइल ऐप के द्वारा संबंधित केंद्र के नोडल या शिक्षक द्वारा परीक्षा केंद्र में जितने परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी उनकी समग्र ID के आधार पर ऑनलाइन एंट्री की जाएगी। उक्तानुसार परीक्षा परिणाम की ऑनलाइन एंट्री दिनांक 30 सितंबर 2024
तक होना है। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें स्पष्ट रूप से दिया है, यानी 30 सितंबर 2024 तक यह जानकारी पूर्ण करना अनिवार्य होगी। और ये डाटा संकलन प्रपत्र के बारे में दिया गया है। तो फ्रेंड्स पिछली बार जो गूगल शीट प्राप्त हुई थी उसको किस प्रकार से फिल किया, तो डाटा संकलन प्रपत्र जो पूर्व में भरे गए उनसे संबंधित जानकारी भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। और फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पे जो महत्वपूर्ण जानकारी है परीक्षा से संबंधित वो दी गई है। अब हम बात कर लेते हैं जो अनुवीक्षण पत्रक है वो किस प्रकार से भरा जाए। तो देख सकते हैं आप ये 22 सितंबर 2024 के लिए अनुवीक्षण पत्रक है। फ्रेंड्स अनुवीक्षण पत्रक से तात्पर्य यदि कोई अधिकारी आते हैं हमारे यहाँ निरीक्षण करते हैं तो वह पत्रक है यहाँ पे उसको किस प्रकार से फिल करना है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर 1 में अधिकारी का नाम एवं पद आ जाएगा, नंबर 2 में जिले का नाम और विकासखंड का नाम, फिर परीक्षा केंद्र का नाम। नंबर 5 में आप देखेंगे तो परीक्षा से पूर्व परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पात्र ग्रामवासियों को प्रेरित किया गया अथवा नहीं किया गया वो जानकारी यहाँ पे अंकित करेंगे। फिर परीक्षण का समय, तो यहाँ पे आप परीक्षण का समय रहेगा, यानी जो अनुवीक्षण पत्रक जिनके लिए भर रहे हो जिनके द्वारा परीक्षण यहाँ पे किया गया है उनका समय लिखा जाएगा। फिर सर्वे से प्राप्त निरक्षरों की संख्या यानी 15 वर्ष से अधिक है उनकी यहाँ पे संख्या अंकित की जाए। नंबर 8 पंचायत में संचालित सामाजिक केंद्रों की संख्या अंकित की जाए। इस प्रकार से फ्रेंड्स कहाँ संख्या अंकित करना है और कहाँ जानकारी भरना है इस चीज़ का विशेष ध्यान दिया जाए। इसी क्रम में हम नंबर 9 की बात करें तो परीक्षा संचालन अधिकारियों को परीक्षा संबंधी निर्देशों की पर्याप्त जानकारी है या नहीं, तो यहाँ पे हाँ या नहीं में उत्तर दिया जाए। फिर साक्षरता कक्षा में कुल दर्ज असाक्षरों की संख्या अंकित की जाए। पढ़ाने वाले अक्षर साथियों की संख्या अंकित की जाए। नंबर 13 चिन्हांकित असाक्षरों की संख्या। फिर प्राप्त प्रश्न पत्रों की संख्या और निर्धारित परीक्षा का समय यहाँ पे अंकित किया जाए। और अगले कॉलम 16 नंबर में देखेंगे तो परीक्षा में सम्मिलित होने वाले शिक्षार्थियों की संख्या महिला एवं पुरुष अलग अलग, यहाँ पे महिला और पुरुष के नीचे पुरुष अंकित की जाए। नंबर 17 की बात करें तो क्या परीक्षार्थियों को बॉल पेन प्रदान किया गया है, तो यहाँ पे लिखा जाए। फिर 18 की बात करें तो परीक्षा स्थल पर बैठक व्यवस्था एवं पेयजल की व्यवस्था है कि नहीं, यहाँ पे अंकित की जाए। इस प्रकार से फ्रेंड्स ये अनुवीक्षण पत्रक है जो 20 पॉइंट का दिया गया है। फिर आप देखेंगे तो यहाँ पे नंबर 19 में परीक्षा कक्ष में पर्यवेक्षकों की संख्या यहाँ पे अंकित की जाए। और भ्रमणकर्ता अधिकारी द्वारा दिए गए सुझाव, यदि जो अधिकारी आते हैं जिनके द्वारा अनुवीक्षण किया गया है जिनके लिए ये भरा जा रहा है, मतलब जिनसे संबंधित यह जो अनुवीक्षण पत्र भरा जाता है उन अधिकारी द्वारा क्या सुझाव दिए गए यहाँ पे अंकित करना है। और इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पे पद एवं नाम के साथ में हस्ताक्षर हो जाएंगे। इस प्रकार से फ्रेंड्स आपने देखा अनुवीक्षण पत्रक किस प्रकार से भर सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स ध्यान रहे ये हमें मिलने वाला है और इसे हमें किस प्रकार भरना है और कब भरना है। इसी क्रम में आप यहाँ पे देखेंगे तो जिलेवार यहाँ पे हस्ताक्षरों की संख्या के संबंध में आप देख सकते हैं फिजिकल टारगेट भी दिया गया है जो हमें पहले भी प्राप्त हो गया था। तो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं जो पंजीकरण प्रपत्र है वो किस प्रकार से बनना है। तो फ्रेंड्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इससे रिलेटेड वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। फिर भी साथियों हम एक बार फिर से आपको ये जानकारी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स स्टडी मोटिवेशन एवं गवर्नमेंट जॉब संबंधी साथ ही FLN संबंधित जानकारियों के अपडेट और शिक्षा विभाग से जुड़ी समस्त जानकारियों के अपडेट जो समय समय पर प्राप्त होते हैं उनके अपडेट तुरंत प्राप्त करने के लिए फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड्स इसी क्रम में हम पंजीकरण प्रपत्र की बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान द्वारा यह ली जाती है एग्ज़ाम फ्रेंड्स। और इसके लिए जो मूल्यांकन अभिलेख प्रमाणन के लिए जो पंजीकरण प्रपत्र होता है यानी हर परीक्षार्थी के लिए ये अलग अलग भरा जाएगा। ये किस प्रकार से भरना है तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे शिक्षार्थी का रंगीन पासपोर्ट आकार का फ़ोटो लगाना है। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे बात करें तो राज्य संघ या राज्य क्षेत्र का नाम, तो यहाँ पे जो राज्य जिस राज्य के अंतर्गत आते हैं उसका नाम आ जाएगा, फिर अगले में जिला आ जाएगा। इसी क्रम में आप यहाँ पे देखेंगे पंजीकरण संख्या। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा यू डाइस कोड लिखा हुआ है, तो जहाँ पे परीक्षा हो रही है जिस सेंटर में एग्ज़ाम हो रहा है उस सेंटर का जो 11 अंकों का विद्यालय का डाइस कोड है वो ही आपको यहाँ पे अंकित करना है। अब उसके बाद में जो सीरियल नंबर की बात करें तो ये तो पंजीकरण किस प्रकार से करना है, तो आपकी सूची में जो दर्ज है 1 2 3 4 करके इस प्रकार से मान लो 20 परीक्षार्थी
जिनके नाम दर्ज किए हैं, जिनकी एग्ज़ाम ले रहे हो, तो आप यहाँ पे 0 0 1 से शुरुआत करें, फिर 1 के बाद यहाँ पे अगले का 2 आ जाएगा, अगले का 3 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको क्रम बढ़ाना है। यानी पहले डाइस कोड होगा, उसके बाद में 0 0 1 करके आप सीरियल क्रमांक को आगे बढ़ाएंगे। और इस प्रकार से यदि 20 परीक्षार्थी यदि आपके हो जाते हैं तो इस प्रकार से यहाँ पे तो आपका डाइस कोड आ जाएगा। और जो 20वां परीक्षार्थी है उसका जो ये पंजीकरण संख्या रहेगी वो 0 2 0 यानी 0 20 रहेगी लास्ट में। इस प्रकार से फ्रेंड्स से ध्यान रखें, पंजीकरण संख्या में विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ये पंजीकरण संख्या है, ये रोल नंबर के रूप में होती है और अंक सूची में भी लिखी हुई आती है। इसी क्रम में आप मूल्यांकन के तरीके की बात करें तो आप देख सकते हैं असेसमेंट टेस्ट है, यानी मूल्यांकन परीक्षण है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे टिक कर देना है। उसके बाद में अंग्रेजी में शिक्षार्थी का नाम, तो यहाँ पे कैपिटल लेटर में जो विद्यार्थी परीक्षा दे रहा है, जो शिक्षार्थी है उसका नाम लिखना है। फिर शिक्षार्थी के पिता का नाम और पति का नाम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान रखा जाए, यदि कोई महिला शिक्षार्थी है तो यहाँ पे उसके पति का नाम अंकित होगा, लेकिन यदि पुरुष है तो यहाँ पे आपको उसके पिता का नाम अंकित करना है। शिक्षार्थी का माता का नाम, तो यहाँ पे चाहे पुरुष हो या महिला हो, उनकी माता का नाम अंकित करना है। और आगे शिक्षार्थी की वैवाहिक स्थिति देखें तो विवाहित है तो विवाहित पर टिक, और अविवाहित है तो अविवाहित पर टिक करना है। फिर शिक्षार्थी की आयु आपको यहाँ पे अंकित करना है। इसी क्रम में फ्रेंड्स आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है कि लिंग, तो यहाँ पे दिया गया है कि पुरुष, महिला या अन्य है, तो जो भी है आप उसको टिक करते जाएंगे। इस प्रकार से राइट का निशान लगाते जाएंगे। दिव्यांग की बात करें तो यहाँ पे यदि है तो हाँ, और नहीं है तो नहीं वाले कॉलम पे राइट का निशान लगाएंगे। और यदि हाँ पे यदि आप टिक लगाते हैं तो फिर आपको यहाँ पे दिव्यांगता का प्रकार लिखना होगा। फिर श्रेणी की बात करें तो जो सामाजिक श्रेणी होती है तो वो लिखना है, सामान्य है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अल्पसंख्यक है, वो आपको यहाँ पे टिक करना है। और शिक्षार्थी का मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे अंकित करना है। जो पंजीयन करते समय आपने पंजीयन में जो दर्ज किया वही मोबाइल नंबर अंकित करेंगे तो सही रहेगा। फिर शिक्षार्थी का आधार संख्या, और यहाँ पे दिया गया यदि उपलब्ध हो तो साथियों यदि उपलब्ध हो तो यहाँ पे अंकित करना है। और इस प्रकार से लास्ट वाले में देखेंगे तो शिक्षार्थी के मूल्यांकन केंद्र यानी स्कूल का नाम और पता, तो यहाँ पे जहाँ पे मूल्यांकन केंद्र है उस स्कूल का नाम हो जाएगा और उसका पता हो जाएगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स प्रत्येक जो परीक्षार्थी है उसके लिए एक भरा जाएगा, यानी हर शिक्षार्थी हर परीक्षार्थी के लिए अलग अलग भरा जाएगा। और आप देख सकते हैं यानी ये परीक्षार्थी सह रहेगा और सभी का फ़ोटो लगेगा। और फ्रेंड्स आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो पंजीकरण संख्या है वो 14 अंकों की रहती है, वो किस प्रकार से स्पष्ट करना है। तो इसी प्रपत्र के पीछे आपको यह प्रोफार्मा भी दिखाई देगा, जिससे आप और आसान तरीके से समझ लेंगे। यानी इसमें दिक्कत होती है कि राज्य कोड कौन सा है, जिला कोड कौन सा, ब्लॉक कोड कौन सा है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखेंगे तो आप यहाँ पे अपना 11 अंकों का विद्यालय का डाइस कोड अंकित कर दे। फिर यहाँ पे जो पहला परीक्षार्थी है शिक्षार्थी उसके लिए 0 0 1 लिखे, 0 0 2 लिखे। इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएं। तो जो पहले 2 अंक होते हैं, जैसे एमपी का तो यहाँ पे 23 है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 23 ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर जिले का सबका अलग अलग है वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर ब्लॉक का आ जाएगा, ये ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाएगा। फिर ग्राम या वार्ड का 3 अंकों का आ जाएगा। फिर स्कूल कोड लास्ट के 2 अंकों का होता है। इस प्रकार से पहला कोड राज्य कोड होता है, फिर दूसरे 2 अंक जिला कोड, तीसरे 2 अंक ब्लॉक कोड, और चौथे नंबर पे जो 3 अंक रहेंगे वो ग्राम या वार्ड के कोड रहते हैं, और लास्ट के 2 अंक स्कूल कोड रहते हैं। इस प्रकार से डाइस कोड तैयार होता है। और अगले क्रम में आप 3 डिजिट में 0 0 1 से स्टार्ट करके आप उनकी संख्या दे करके पंजीकरण संख्या को बहुत आसान तरीके से 14 अंकों में लिख सकते हैं। फ्रेंड्स आपको ये जानकारी कैसी लगी फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और हम आपके लिए स्टडी मोटिवेशन एवं गवर्नमेंट जॉब संबंधित, साथ ही FLN संबंधित और एजुकेशन डिपार्टमेंट के समस्त प्रकार का नोटिफिकेशन जैसे ही प्राप्त होते हैं हम वीडियो के माध्यम से आपके लिए लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।